महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, तर्क आपको ए से बी तक ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी। आज हम भारत की समुद्री कल्पना और उसकी रणनीतिक भूगोल की बात करेंगे। नमस्कार और स्वागत है इस विशेष चर्चा सत्र में। आज हम भारत की बढ़ती समुद्री महत्वाकांक्षाएं और इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो निर्णायक भूमिका हो सकती है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी ये बातचीत मुख्य रूप से द प्रिंट में छपे एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। और हाँ, ये विषय ना सिर्फ यूपीएससी मुख्य और प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए भी प्रासंगिक है जो भारत के सामरिक भविष्य और हिंद प्रशांत क्षेत्र की भू राजनीति में रुचि रखते हैं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की जो परतें हैं उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि स्रोत लेख में जो तर्क, तथ्य और दृष्टिकोण दिए गए हैं उनका एक संतुलित और आलोचनात्मक विश्लेषण करें। खास तौर पर इन द्वीपों के विकास की जरूरत, इसमें आने वाली चुनौतियां और इनका जो गहरा भू राजनीतिक महत्व है उसको समझना। अच्छा, तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। मैप पर अगर देखें तो अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, इनकी लोकेशन तो एकदम स्ट्रेटेजिक लगती है। पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देशों से नज़दीकी है और भारत के पूर्वी तट से भी अच्छी कनेक्टिविटी है। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि दशकों तक हमने व्यापार और सुरक्षा के लिहाज से इन द्वीपों की पूरी क्षमता का उपयोग ठीक से नहीं किया? बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों के रूप में क्या कुछ बाधाएं थीं? हाँ, ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। एक महत्वपूर्ण पहलू है इन द्वीपों की जो अनोखी जनसांख्यिकी और पारिस्थितिकी है वो। निकोबार और लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में ऐसी स्वदेशी जनजातियां रहती हैं जिनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं रहा है। तो जाहिर है उनकी निजता और जीवन शैली की रक्षा करना सर्वोपरि है और इस पर तो कोई दो राय नहीं हो सकती। पहले भी भारी संपर्क बनाने की कोशिशें हुईं, लेकिन वो बहुत सफल नहीं रहीं और कई बार विरोध भी हुआ। और हाँ, दर्शनीय बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी इसी वजह से प्रतिबंधित है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इन जनजातियों की जो विशिष्ट जीवन शैली है उसके अधिकार का सम्मान करने के लिए कई कानूनी सुरक्षा उपाय भी लागू किए गए हैं। जैसे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956 है। ये आदिवासी क्षेत्रों को रिजर्व करता है और बाहरी लोगों के आने जाने को नियंत्रित करता है। इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, जो शोषण के खिलाफ कानूनी सुरक्षा देता है। फिर वन अधिकार अधिनियम 2006 है, जो उनके पारंपरिक भूमि अधिकारों को मान्यता देता है। और गृह मंत्रालय ने भी विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह हैं, पीवीटीजीज जैसे जारवा और शोम्पिन, उनके लिए खास नीतियां और प्रतिबंध लागू किए हैं। अच्छा, तो कानूनी और नीतिगत ढांचा तो पहले से है जो इन समुदायों की पहचान और अधिकारों की रक्षा करता है। स्रोत लेख शायद इसी बात को उठाते हुए ये तर्क दे रहा है कि भाई जब ये सुरक्षा उपाय है तो क्या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को पूरी तरह रोक देना ही एकमात्र रास्ता है, खासकर तब जब ये परियोजनाएं व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, समुद्री अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे सकती हैं। यहाँ एक तरह का तनाव दिखता है संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाने की चुनौती। बिल्कुल, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का मामला है और इसी संतुलन की बहस के बीच इन द्वीपों का जो रणनीतिक महत्व है वो और भी उभर कर सामने आता है, खासकर जब हम मलक्का जलडमरू मध्य को देखते हैं। हाँ, मलक्का जलडमरू मध्य की बात करते हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं कि दुनिया के 10 सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाहों में से 6 चीन में हैं। जी हाँ, 6 चीन में, और बाकी सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और यूएई में एक-एक। ये सब मिलकर वैश्विक कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का लगभग 60-70% संभालते हैं। ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सभी बड़े बंदरगाह, और सिर्फ यही नहीं, एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, चीन और सुदूर पूर्व के जो दूसरे महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं, वो सब अपने व्यापार के लिए मुख्य रूप से इसी मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरने वाले समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं। इस पतले से रास्ते से सालाना अंदाजन $3.5 ट्रिलियन का वैश्विक व्यापार होता है। सोचिए, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक तरह से लाइफलाइन है और इसीलिए ये जलडमरू मध्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के सभी बड़े खिलाड़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो क्वाड देश हों, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या फिर IPF
जैसे आर्थिक समूह, ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और दुनिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो जाहिर है इस रास्ते की सुरक्षा और इसकी बेरोक-टोक आवाजाही सबकी प्राथमिकता है। तो जब हम इस क्षेत्र पर इतनी ज्यादा निर्भरता देखते हैं और साथ ही चीन जैसी शक्तियों की बढ़ती मौजूदगी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की खबरें सुनते हैं, तो क्या निकोबार में एक आधुनिक मतलब एकदम टेक्नोलॉजी से लैस फंक्शनल स्टेट ऑफ द आर्ट बंदरगाह विकसित करना भारत के लिए सिर्फ एक अच्छा विचार है, या ये एक ऐसी रणनीतिक जरूरत बन चुका है जिस पर अब तेजी से काम करना ही होगा? देखिए, आर्थिक लाभ और व्यापार में आसानी के अलावा, जैसा कि स्रोत लेख भी इशारा करता है, निकोबार और आसपास के द्वीपों में बेहतर बंदरगाह सुविधाएं भारत को कई और समुद्री चुनौतियों से निपटने में भी मदद कर सकती हैं। मलक्का जैसे संकरे जलडमरू मध्य से हर साल करीब 90,000 जहाज़ों का गुजरना ये अपने आप में एक चुनौती है। ये समुद्री संचार मार्गों यानी SLOCs और बंदरगाहों को हिंद महासागर क्षेत्र में चोक पॉइंट्स बना देता है, मतलब ऐसे बिंदु जहां जरा सी भी रुकावट बहुत बड़ा व्यवधान पैदा कर सकती है। हाँ, और ये जानना भी काफी रोचक है कि इतने विशाल समुद्र में भी आजकल के जहाज अक्सर तयशुदा रास्तों पर ही चलते हैं, जैसे नेविगेशन सॉफ्टवेयर, GPS और इलेक्ट्रॉनिक चार्टिंग सिस्टम गाइड करते हैं। बिल्कुल, लगभग वैसे ही जैसे आसमान में हवाई जहाज अपने तय रास्ते पर उड़ते हैं। सही कहा। और इसका एक नतीजा ये होता है कि जहाज अक्सर एक दूसरे के काफी करीब से गुजरते हैं, जिससे टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। खराब मौसम हो, तेज समुद्री धाराएं हों या कभी-कभी जो समुद्री टकराव से बचाव के अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं COLRGS, उनका पालन न करने के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। स्रोत में 2021 की एक घटना का जिक्र है, जब मलक्का जलडमरू मध्य में ज़ेफिर लुमोस नाम का एक कंटेनर जहाज गैलापागोस नाम के बल्कर से टकरा गया था। काफी नुकसान हुआ, तेल रिसाव भी हुआ। ओह! और ये सिर्फ दुर्घटनाओं की बात नहीं है, समुद्री डकैती भी एक खतरा है, खासकर व्यस्त रास्तों पर। मई 2011 की घटना याद है, जब भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सोमाली डाकुओं द्वारा एक चीनी जहाज MV फुल सिटी पर किए गए हमले को सफलतापूर्वक नाकाम किया था। हाँ, बिल्कुल याद है। तो ऐसी स्थितियों में निकोबार में एक पोर्ट ऑफ कॉल, मतलब जहाज़ों के रुकने, मरम्मत करवाने, ईंधन लेने या आपातकालीन मदद पाने के लिए एक सुविधाजनक बंदरगाह, ये शिपिंग इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी राहत साबित हो सकता है ना? निश्चित रूप से। ये न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि शायद लागत भी कम करे। बिल्कुल। और आर्थिक और लॉजिस्टिक्स के पहलुओं से आगे बढ़कर अगर हम रक्षा और सामरिक नजरिए से देखें, तो निकोबार और आसपास के द्वीपों में मजबूत रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये भारत के पड़ोस में जो दूसरी वैश्विक शक्तियां सैन्य ठिकाने बना रही हैं, उनके मुकाबले एक जरूरी संतुलन बना सकता है। इसे अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें, तो चीन द्वारा ग्रेट कोको द्वीप पर समुद्री निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया स्टेशन बनाने की खबरें आती रही हैं। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के मुहाने पर है और हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर, बहुत नजदीक है। जी, तो ये स्थिति हिंद महासागर में भारत के अपने सैन्य और नौसैनिक अड्डों को तेजी से विकसित करने की जो अनिवार्यता है, उसे और मजबूत करती है। हाँ, ये निश्चित रूप से चिंता की बात है और शायद इसी पृष्ठभूमि में हमें केंद्र सरकार के जो हालिया कदम हैं, उन्हें देखना चाहिए। स्रोत लेख में कुछ प्रमुख पहलों का जिक्र भी है, जैसे कि कैम्बेल बे में शिपयार्ड और दोहरे उपयोग वाले मतलब मिलिट्री सिविलियन हवाई अड्डे का विकास। ये इस क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को बढ़ाएगा। जी। और यहाँ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना का भी उल्लेख है, केंद्र सरकार की लगभग 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना। हाँ, ये बहुत बड़ी परियोजना है। इसके तहत ग्रेट निकोबार के गैलाथिया खाड़ी में एक बड़ा कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और सैन्य ठिकानों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। ये न केवल भारतीय रक्षा बलों को एक रणनीतिक बढ़त देगा, बल्कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा देगा। सही है। इसके अलावा सरकार अंडमान और निकोबार कमान, जो देश की एकमात्र त्रिसेवा कमान है, उसे भी अपग्रेड कर रही है। INS बाज और शिवपुर यानी INS कोहासा हवाई पट्टियों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि बड़े लड़ाकू जेट और लंबी दूरी के निगरानी विमान आसानी से ऑपरेट कर सकें। और नौसैनिक संचालन को बेहतर बनाने के लिए नई जेट्टी और लॉजिस्टिक्स हब भी बनाए जा रहे हैं। हाँ, और इन बड़ी योजनाओं के साथ साथ स्रोत लेख कार निकोबार में जो म्यूज पोर्ट है, उसकी उपेक्षित स्थिति पर भी ध्यान दिलाता है। ये बंदरगाह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 10 डिग्री चैनल के पास है।
अगर इसे विकसित किया जाए तो ये संकट पे फंसे व्यापारी जहाज़ों, नौसेना और तटरक्षक बल के जहाज़ों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सहायता केंद्र बन सकता है। अभी इसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम सारी कड़ियों को जोड़ें, अंडमान और निकोबार का रणनीतिक स्थान, मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता, क्षेत्रीय कंपटीशन और भारत सरकार की ये विकास पहलें, तो क्या ये कहना सही होगा कि ये द्वीप समूह भारत के लिए समुद्री क्षेत्र में वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? निश्चित रूप से। स्रोत लेख का निष्कर्ष भी यही है कि इन द्वीपों का अगर सुनियोजित विकास होता है तो ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के प्रभाव और प्रभुत्व को काफी बढ़ा सकता है। ये न केवल आर्थिक विकास को गति देगा बल्कि भारत की रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करेगा। इससे इस महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र में भारत की भूमिका और अधिक प्रभावी और मुखर होगी और ये भारत को इस क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभाने में भी मदद करेगा। तो चलिए आज की चर्चा के जो मुख्य बिंदु रहे उन्हें संक्षेप में बहरा लेते हैं। हमने अंडमान और निकोबार के उस रणनीतिक महत्व पर बात की जिस पर शायद पहले उतना ध्यान नहीं गया था। हमने विकास की महत्वाकांक्षाओं और स्थानीय जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के बीच के जटिल संतुलन को समझा। हमने मलक्का जलडमरू मध्य के आर्थिक और सामरिक महत्व को देखा और इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में भारत के लिए अवसरों और चुनौतियों पर भी विचार किया। और अंत में हमने भारत सरकार द्वारा इन द्वीपों में बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो प्रमुख पहले की जा रही हैं उनका जायजा लिया। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि ये भारत की समुद्री रणनीति, आंतरिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छूता है। नाजुक पारिस्थितिकी और स्थानीय जनजातियों के अधिकारों का सम्मान करने की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। यहाँ एक स्थायी प्रश्न उभरता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। भविष्य में इन द्वीपों का स्वरूप क्या होगा? क्या हम विकास की इन विशाल योजनाओं, स्थानीय समुदायों के अधिकारों और इस क्षेत्र की नाजुक जैव विविधता के संरक्षण के बीच एक स्थायी और न्यायसंगत संतुलन हासिल कर पाएंगे? खासकर तब जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा लगातार तेज हो रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले वर्षों में भारत की नीतियों और कार्यों से मिलेगा। ये वाकई एक विचार करने वाला बिंदु है। हम उम्मीद करते हैं कि ये गहन विश्लेषण यूपीएससी की तैयारी करने वालों और भारत के सामरिक हितों में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गहन चर्चा में आपसे फिर मुलाकात होगी।